हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो जैसे कि आपको पता ही है, भयानक सर्दी पड़ रही है, स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं, लाइब्रेरीज में भी बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अब इन सर्दियों से जूझकर भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेगा, वही आने वाले जो मार्च अप्रैल फरवरी में या मई जून के अंदर जो भी एग्जाम आने वाले हैं, RMSSB के, RPSC के या रेलवे के, तो उसमें वो सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि सर्दी में सभी को पता है, रजाई से उठना किसी का मन नहीं करता, लेकिन पढ़ने के लिए तो उठना पड़ेगा, क्लासेस देखनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? है ना? मैं भी आपके साथ तो मेहनत ही कर रहा हूं, आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। ये तो आपको 40-45 मिनट की क्लास मिल जाती है, लेकिन 45 मिनट की क्लास बनाने के लिए मुझे 3-4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, इसलिए मैं इसको सारा कुछ ये सिस्टम कर रहा हूं। ठीक है। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत बार बोल दिया है कि आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, कोई भी वैकेंसीज के बारे में। जैसे न्यू कोई एग्जाम डेट आएगी या कुछ भी नई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूं। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि इस टॉपिक का नाम है पौधों में पोषण। 2 क्लासेस हैं, पहले वो देख के आए। उसके बाद एक प्रकाश वाला पूरा चैप्टर है, वो आप देख के आइए। और उसके बाद एक कोशिका वाला चैप्टर है 2, यानी कि 8 और 4 12 और 2 14 क्लासेस आपको, मतलब चाहे ये टॉप क्लास देखने के बाद देख लेना, चाहे पहले देख लेना, लेकिन अच्छे से चीजों को समझना है तो आप वो क्लासेस भी देख ले, क्योंकि अभी नहीं तो कभी तो देखनी ही पड़ेगी, टॉपिक क्लियर करना है। तो ज्यादा बातें न करते हुए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, भागना मत क्लास को बीच में से छोड़ के। जो अंत तक टिक गया वो सिलेक्शन ले गया। ठीक है, क्योंकि ये क्लास जाएगी थोड़ी सी लंबी, लगभग घंटा करीब हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक बहुत ही छोटा सा है सर, इतना लंबा करवाने की क्या जरूरत है? टॉपिक का नाम ही बहुत छोटा सा है, पर लेकिन करवाना तो पड़ेगा। तो करते हैं शुरू। चलिए, अपना टॉपिक चला था प्रकाश संश्लेषण। सभी जानते हो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्या नहीं होता। हमने सिर्फ इतनी बात पढ़ी है कि प्रकाश संश्लेषण के तहत CO2 प्लस H2O मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल यही होता है। लेकिन इसमें क्या चीज होती है, क्या नहीं होती, उसके बारे में अपने विस्तार से डिस्कस करेंगे। हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में देख लिया था। उसके बाद में हमने देख लिया था उसको, जो मुख्य कच्चे पदार्थ होते हैं कच्चे पदार्थ का मतलब देखो, तो आपने देखा होगा अपने घरों में खाना बनाते हैं, अपनी मम्मी है, अपनी सिस्टर है, तो वो अपने खाना बनाती हैं, तो डायरेक्ट अपने को तो ठीक है बना बनाया मिल जाता है, खा लेते हैं ना। तो उससे पहले वो क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ जैसे कि हल्दी, मिर्च, मसाले, वो सारे कच्चे पदार्थ होते हैं, उनसे तैयार करके खाना बनाती है। उसी प्रकार पौधों को भी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए कुछ कच्चे पदार्थ चाहिए, जिसमें हमने 4-5 की बात कर ली थी। एक मुख्य की कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, दूसरा है अपना क्या है, जल। एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं, अगला है अपना जल यानी कि CO2। टॉपिक शुरू करने से पहले आप इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि इसी से आपको नोट्स बनाने हैं, इसी से सारा कुछ आपको करना है। चलिए करते हैं शुरू। पौधे, सीधी सी बात है, पादप पढ़ रहे हैं तो पौधे की तो बात होगी। पौधे जड़ द्वारा परासरण विधि द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। लो जी, एक शब्द तो आपके पास यही आ गया, परासरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक शब्द क्लियर करूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जगह भी नहीं बची, पर फिर भी बनाते हैं। एक ये छोटा सा मैं पौधा या पेड़ बनाता हूं। ठीक है, आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो होगा पत्तियों में, और जल पड़ा है हमारा भूमि में। तो भूमि से जल यहां पर जाएगा ना, तो कैसे जाएगा सर? जाइलम ऊतक के द्वारा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन एक विधि होती है जिसको बोलते हैं परासरण। सर परासरण क्या होता है? चलो, परासरण से पहले मैं आपको एक शब्द और समझाना चाहूंगा, विसरण। और विसरण के बाद में सक्रिय परिवहन। ये 3 शब्द आपको वैसे तो मैं पिछली वाली क्लासों में समझा चुका हूं, लेकिन आप भूले बच्चियों भूल जाते हो। तो विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है और सक्रिय परिवहन क्या होता है, ये 3 शब्द हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो, विसरण क्या होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या होता है कि जब उच्च सांद्रता से
पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, चाहे पदार्थ वो द्रव हो, या वो पदार्थ गैस हो, जब पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, जब पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, तो वह अभिक्रिया आपकी विसरण कहलाती है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? पदार्थ बोला है। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। क्लियर? लेकिन सर आपने तो परासरण बताया था, विसरण समझ में आ गया। अब समझते हैं परासरण को। उच्च सांद्रता से द्रव्य पदार्थों का, लिक्विड पदार्थ जो होते हैं, द्रव पदार्थ जो होते हैं, यानी कि पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करेंगे द्रव की, कि अगर तीनों ही हो, यानी कि चाहे वो अगर ठोस की बात करें, द्रव की बात करें या गैस की बात करें, वो तो कोई हो, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएंगे तो उसे बोलेंगे विसरण। लेकिन जब द्रव पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना आपका क्या कहलाता है? आपका परासरण कहलाता है। क्लियर? अगर वही द्रव्य पदार्थों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना, वो कहलाता है आपका सक्रिय परिवहन। विसरण और परासरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा आवश्यक नहीं होती, लेकिन सक्रिय परिवहन में निम्न से उच्च है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है आपके पास, समझाता हूं मैं। ये तीनों लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर सांद्रता वर्ड के बारे में अगर आपने जानना है तो अपनी वीडियो है केमिस्ट्री की क्लास में, और अभी जो हमने पीछे टॉपिक किया था, कौन सा किया था भाई? है किसी को ध्यान? कौन सा टॉपिक किया था? बता दो, मेरे नहीं ध्यान में आ रहा ना, चलो कोई बात नहीं। जिसमें हमने सांद्रता के बारे में जिक्र किया था, तो अपने पिछला टॉपिक था केमिस्ट्री का ऑक्सीकरण उपचयन हो गया, उसके बाद में अपना था द्रव्य की अवस्थाओं भी कर लिया था। चलो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अभी फिलहाल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो वहां पर मैंने सांद्रता के बारे में आपको पूरा बताया था। विलयन टॉपिक का नाम था, विलयन आप देख लेना, तो वहां पर आपको सांद्रता का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो परासरण क्या होता है? द्रव्य पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। तो यहां पर क्या होती है? पानी ज्यादा होता है, यानी कि सांद्रता क्या है? पानी की उच्च, और यहां से जाएगा वो निम्न सांद्रता, क्योंकि पत्तियों में तो पानी है ही नहीं, इसलिए निम्न सांद्रता होगी। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पानी चला जाएगा, इसका मतलब होता है परासरण। तो पौधे जड़ द्वारा परासरण विधि से अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण कहां से करते हैं? पौधे जड़ से करते हैं, और कौन सी विधि द्वारा? तो परासरण विधि द्वारा। लीजिए, ये तो आपको समझ में आ गई बात। अगली लाइन, जड़ से पत्ती तक जल का वहन, क्योंकि जड़ से पत्ती तक जल का वहन क्या कहलाता है? अवरोही संवहन। क्या कहलाता है? अवरोही। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। जब आप मैथ की संख्या पद्धति देखते हो तो वहां पर अवरोही और आरोही के बारे में बताया जाता है। अगर आपको बोल देते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप क्या करते हो? पहले छोटी संख्या, फिर पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी छोटी, इस तरह से। यहां से भी वही अवरोही, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ संख्याएं, या मतलब चीज नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो अवरोही, और आरोही का मतलब होता है ऊपर से नीचे। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो आरोही, और अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो वो अवरोही। तो इसलिए अवरोही संवहन होता है। जड़ से पत्ती तक जल का जो वहन होता है वो अवरोही संवहन द्वारा होता है। और कौन सा उत्तक होता है? जाइलम उत्तक। बहुत बार बता दिया ना, जैसे जल जैसे जाइलम। कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक, याद रखना है, ठीक है। और पादप उत्तक में मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, जाइलम उत्तक को, जाइलम उत्तक के प्रकार सारा डिफाइन आपको मैं अच्छे से कर चुका हूं। साथ के साथ नोट डाउन करते चलना, क्योंकि साथ के साथ अपने चीजों को रफ करेंगे। प्रकाश संश्लेषी कोशिका तक लेकर जाता है। ये जाइलम उत्तक क्या करेगा? जल को। अब प्रकाश संश्लेषी, जहां पर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होनी है वहां तक जल को लेकर जाएगा, ठीक है। H2 की प्राप्ति, लो जी, अब है चीजें और भी इंटरेस्टिंग, तो पेशेंस बनाए रखना, घबराना मत कि सर पता नहीं क्या बता रही, क्योंकि यहां पर अब चीजें थोड़ी सी कंसेप्चुअल आएंगी, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है कि H2 की प्राप्ति जल से होती है। देखो, बार बार एक ही समीकरण लिखेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस
C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। तो आपने पिछली क्लास में देखा था इस CO2 से ये ग्लूकोज बनेगा, इस CO2 से ये ग्लूकोज बनेगा। तो यहां पर तो CO2 ही है, लेकिन यहां पर CHO 3 हो गए। तो यहां पर हाइड्रोजन कहां से मिलता है? तो H2 की प्राप्ति जल से होती है, क्योंकि जल के सूत्र में H2 है ना। तो इस H2 की प्राप्ति इस जल से होती है। पौधे को हाइड्रोजन की प्राप्ति या हाइड्रोजन अणु की प्राप्ति कहां से होती है? जल से होती है, क्योंकि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में H2 होता है। तो आपको पता है कि CO2 से ही क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो उसमें तो फिर हाइड्रोजन है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहां से फिर यहां से H2 लिया जाता है इस जल के अणुओं से। इस बात का मतलब ये है। चलिए, CO2 का अपचयन होता है। क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ती है। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो होता है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन और उपचयन या अपचयन या ऑक्सीकरण केमिस्ट्री वाली क्लास में मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं, वो क्लास भी आप जाकर देख सकते हो। अब आप जो नए बच्चे जुड़े हैं तो वो बोलेंगे कि सर हम पिछले वाली क्लास से देखें या अब वाली भी देखें। तो मैंने पहले ही बोला था, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको ये सारी बातों का मतलब पता है, क्योंकि मैं पीछे लगभग अपनी 250-300 वीडियो आ चुकी है। तो फिर मैटर तो मैंने तो करवा दिया अपना, है ना। दोबारा से तो वो नहीं करवा सकता, आप पीछे वाली प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट जरूर बना दिया, वो देखना वीडियो को आपका काम है। चलिए, तो H2 का जुड़ना यानी कि CO2 के अपचयन करती है। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन होता है। प्रकाश की उपस्थिति में जल का क्या होता है? विखंडन। अब ये जल टूटेगा, प्रकाश की उपस्थिति में जल टूटेगा तो ये इसके साथ जुड़ेगी, ये अलग हो जाएगी और इस प्रकार से ये रिएक्शंस हो जाएगी। ये इसका मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज, और यह जल और H2O क्या बनते हैं? सह उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं? सह उत्पाद। सह उत्पाद का और मुख्य उत्पाद का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जब अभिकारक मिलकर कोई रिएक्शंस करते हैं और नई चीज बनती है ना, तो वो सह उत्पाद के मतलब एक मुख्य कंपाउंड तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ सह उत्पाद भी बन जाते हैं। समझना इस चीज को, अपना थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं। जैसे अपने गेहूं बोया तो हमें गेहूं के सिर्फ बीज चाहिए होते हैं, लेकिन उसके साथ अकेले हमें बीज ही तो प्राप्त नहीं होते ना, भूसा भी प्राप्त होता है। तो वो भूसा क्या है? सह उत्पाद है। वो भूसा आपका क्या है? वो भूसा आपका सह उत्पाद है, साथ में बना है। ठीक है, तो सह उत्पाद का मतलब ये होता है। क्लियर? चलिए, अब देखो रिएक्शंस करवाई है, ये रिएक्शंस नोट कर लेना भाई, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। रिएक्शंस क्या है? H2O का जब क्या होगा, ये देखो जल का विखंडन होता है। तो H2O का विखंडन मतलब H2O, जल का सूत्र H2 होता है, पता ही आपको। तो ये जब टूटता है तो 2 हाइड्रोजन आयन बनाता है। क्या बनाता है? 2 हाइड्रोजन आयन, 2 H पॉजिटिव आयन बनाएगा और आधा अणु ऑक्सीजन का बना देगा। आधा अणु ऑक्सीजन अणु बनाएगा, अकेला परमाणु नहीं बनेगा। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, देखो कैसे। आपके माइंड में ये आया कि सर H2O को इसने तोड़ा तो 2H पॉजिटिव तो बन गया, प्लस O बन जाता अकेला, है ना। आपने O2 बनाया, वो भी आधा, क्योंकि अणु और परमाणु अलग अलग होते हैं। ये मैं आपको करवा चुका हूं कि अणु अलग होते हैं, परमाणु अलग होते हैं। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, ना कि अणुओं से मिलकर परमाणु। तो ये H2 का अणु है, ठीक है। ये H2 का अणु, O2 का अणु है। अणु और परमाणु वाली आपको डाउट हो रहा हो तो अणु परमाणु वाली क्लास भी अपनी केमिस्ट्री में पढ़ी है। क्लासेस बहुत है, देखनी पड़ेगी कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो अगर पहली बार देख रहे हो तो मुझे पता है, जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, श्री तो लंगड़ा फ्लाई करके। चलिए, साथ में बन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यह है H2O का विखंडन होता है। याद रखिए, समीकरण आगे काम आएगी। H2O को जब इसकी उपस्थिति प्रकाश, H2O का विखंडन होता है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में होगा ये काम। एक बात ध्यान में रखना, फोटोसिंथेसिस जो होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में होगा। ये बात आप मेरे दिमाग में बिठा लेना। जो आपका फोटोसिंथेसिस होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे बात। तो 2H पॉजिटिव, हाफ O2 अणु और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे साथ में। जल का काम होता है इतना। अब आप बोलोगे सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको जल में याद रखने की क्या बात है?
कि जल से हमें H2 की प्राप्ति होती है, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है और CO2 का अपचयन होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ती है। एक बात ये और एक बात ये, CO2 का जल का विखंडन होता है और ये तीन बातें आपको इसमें याद रखनी है। लो जी, जल का क्या काम हो गया? तो जल का विखंडन होता है प्रकाश की उपस्थिति में और CO2 का अपचयन होता है। दो बातें इसमें आपको ध्यान रखनी। अगला है पर्णहरित। क्या है आपका? पर्णहरित। देखो, पर्णहरित होता है क्या? एक वर्णक होता है। ये क्या होता है? एक वर्णक होता है जिसकी वजह से, सॉरी भाई, जिसकी वजह से पौधे होते हैं वो आपको हरे दिखाई देते हैं, या पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो आपको हरी दिखाई देती है। क्लियर? तो देखा जाए, अपने थोड़ा सा एक चीज को थोड़ा सा फोकस करें। अगर आप कोशिका वाला चैप्टर देखोगे ना, तो वहां पर मैंने जंतु कोशिका और पादप कोशिका अलग अलग आपको करवाई है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी कि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए हम होते हैं परपोषी। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वह होते हैं स्वपोषी। क्लोरोफिल होता है कोशिका का एक मुख्य कोशिकांग। क्या होता है? एक मुख्य कोशिकांग होता है। ठीक है। जो आपका पर्णहरित होता है, हरित लवक नामक पादप कोशिकांग है, यानी कि जो आपका पर्णहरित है वो हरित लवक नामक एक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक सेल होती है और इस सेल में आपका ये मान लीजिए अब क्या है? हरित लवक है। तो ये है आपका हरित लवक, हरित लवक। और इस हरित लवक में आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? इस हरित लवक में आपका पाया जाता है पर्णहरित। पर्णहरित, आपको पता है पर्ण का मतलब पत्ती, हरित का मतलब हरा, यानी कि हरी पत्तियां किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। शब्दों का खेल है सारा, कुछ भी नहीं है, शब्दों का खेल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोशिका वाले चैप्टर में मैं पर्ण, अब यहां पर मैं पूरा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि कोशिका वाले चैप्टर में पर्णहरित को अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। जितने इसके भाग होते हैं, इसके डायग्राम, इसके अलग अलग पार्ट्स, इसकी खोज, सारी बातें मैंने आपके साथ वहां पर शेयर की हुई है। चलिए फिर भी बात कर लेते हैं। हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन यही बन गया। एग्जाम में एक बार पता है क्या क्वेश्चन पूछा था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप है जंतु कोशिका में, निम्न में से कोई नहीं या दोनों, या इस तरह से कोई ऑप्शन दे देगा। तो आपका आंसर होना चाहिए पादप कोशिका। ठीक है, तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट आपका नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल होता तो हम भी फोटोसिंथेसिस कर लेते, क्योंकि हमें तो वायुमंडल से CO2 भी मिल रही है, जल हम पीते हैं, सनलाइट हमें मिल रही है, हमारे पास बस क्लोरोफिल ही नहीं है। क्लोरोफिल होता ना तो ये झंझट ही नहीं होता इतना पढ़ने पढ़ाने का, बस धूप का इंतजार करते, धूप में पड़े रहते सारा दिन, अपने आप फोटोसिंथेसिस होता रहता, भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी कहते हैं। इसे पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी कहते हैं। हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहते हैं। लो जी, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है या कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? तो आप बोल दोगे पत्तियां। पौधों का कौन सी या पादप का कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आप बोल दोगे पत्ती। MCQ आपको मैं करवाऊंगा, जैसे अपनी ये 10th लेवल की साइंस कंप्लीट होती है तो वहां पर मैं उसके आपके MCQ भी आपको करवाऊंगा। अब सारी चीजें एक साथ करें तो वो फिर ना इधर वाला होता है ना इधर वाला होता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये साइंस करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए। शैवाल व हाइड्रिला का संपूर्ण शरीर प्रकाश संश्लेषित होता है। याद रखने वाली बात है, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया। शैवाल और हाइड्रिला जो आपके होते हैं, शैवाल और हाइड्रिला, ये जल में रहने वाले जीव होते हैं, या जो ये जल में रहने वाले पादप होते हैं। ठीक है, सीधा कह दो जल में रहने वाले ये जीव होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो इनका जो शरीर होता है ना, वो पूरा का पूरा ही प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि इनके संपूर्ण शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। लीजिए अगली बात क्या कह रहा है।
हरित लवक, हरित लवक की कुछ दो चार बातें बता रहा है कि यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कौन आपका हरित लवक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोहरी झिल्ली युक्त। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, दोहरी झिल्ली युक्त ये कोशिका, यानी कि इसकी जो जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये मैं बना ही देता हूं, तो इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है, यानी कि इस पर दो झिल्लियां पाई जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। अंदर इस प्रकार से उसके कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें ग्रेमा स्ट्रोमा बोलते हैं ना। तो आप वो क्लास कोशिकावली क्लास देखोगे तो वहां पर मैंने इसको डायग्राम के साथ संपूर्ण अच्छे तरीके से आपको कोशिकावली चैप्टर में समझाया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें भाग होते हैं, ग्रेना होती है, पीठिका होती है और स्ट्रोमा होती है। नोट कर लेना, हरित लवक के भाग ग्रेना, पीठिका और स्ट्रोमा। ग्रेना, पीठिका और स्ट्रोमा तीन भाग होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। पट्टियों के समान संरचना होती है। कौन? ग्रेना जो होती है ना, वो हरित लवक में पट्टियों के समान संरचना होती है। किसके समान? पट्टियों के समान संरचना होती है। किसके समान संरचना होती है? पट्टियों के समान। कौन? ग्रेना। पीठिका होती है, आंतरिक स्तर को आश्रित करता है, यानी कि आंतरिक स्तर है, इसको आश्रित करने वाला जो भाग होता है वो आपकी होती है पीठिका। क्या होती है? पीठिका। इसके बाद में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी भाग में संपन्न होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। याद रखने वाली बात है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। चलो मैं आपके साथ एक दो बातें और शेयर करता हूं, सुनना ध्यान से। ये मान लीजिए आपका क्लोरोफिल है, ठीक है। क्या है? क्लोरोफिल। सनलाइट पड़ रही है इस पर? बिल्कुल पड़ रही है। CO2 और H2O, पत्तियों द्वारा CO2 इसमें आ गई और जड़ द्वारा जल इसमें आ गया। तो यहां पर आपस में कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। कौन से भाग में? ग्रेना और स्ट्रोमा में। ग्रेना और स्ट्रोमा में। और इस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, C6H12O6 मिलता है। ऊर्जा ही है ना एक प्रकार। तो देखा जाए ये ऊर्जा है, सनलाइट में भी तो ऊर्जा ही है, सनलाइट में भी तो ऊर्जा ही है। कौन सी? प्रकाशीय ऊर्जा। तो यह प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाता है, प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाता है। प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन गई। सेम टू सेम हमारे घरों में भी यही प्रोसीजर चलता है, देखा होगा सोलर प्लांट। हम जो घरों में सोलर लगाते हैं ना, वो इसी कंसेप्ट पर आधारित है। हम जितनी भी चीजें देखते हैं, जितनी भी चीजें देखते हैं, हर चीज में साइंस है। अब पढ़ते हुए थोड़ा सा बोर हो गए, दो सूत्र बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इन दोनों के सूत्र आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। और आपको एक बात और बता दूं, जो आपका क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम धातु होती है। कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम, Mg, ठीक है। यह केंद्र में होती है। इसकी संरचना में जब इसकी अपने क्लोरोफिल की संरचना देखते हैं तो इसके केंद्र में आपकी मैग्नीशियम होती है। मैं वही बात आपको बता चुका हूं कि मैं वहां पर आपको करवा चुका हूं क्लोरोफिल, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल ए का सूत्र नोट कर लेना, या C55H12O5N4Mg, ये इसका सूत्र होता है। C55H72O5N4Mg, ये इसका सूत्र होता है। इसको आप पता है क्या बोलते हैं? C55H72 को इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये हाइड्रोकार्बन। अगर हमारा केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन सिलेबस में हुआ तो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्लियर। कई बच्चे जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इनको यही लग रहा है सर कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं कि पीछे वाली क्लास करवा चुका हूं, कुछ बोल रहा है अगली क्लास में करवाऊंगा। क्योंकि अगर हम टॉपिक से थोड़ा हट जाए ना तो चीजें ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि इस क्लास को पीछे वाली मैंने ये बता चुका हूं, तो वहां पर जाके उस चीज को देख लीजिए, और आगे वाली मैंने आपको बोल ही दिया तो मैं आपको करवाऊंगा ही, तो परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो इसका सूत्र हो गया क्लोरोफिल ए का, और क्लोरोफिल बी का सूत्र क्या होता है? C55H70O6N4Mg।
बस ये बी का सूत्र है। दोनों के सूत्र याद रखने हैं आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रहा हूं और अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाते हो ना, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है, टीचर्स का काम जो होता है ना, वो होता है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डालना। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डालना। जैसे मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं, अगर आपने मेरे से साइंस पढ़ी है तो आपके माइंड में सवाल उठने चाहिए। क्या सवाल उठने चाहिए? कि सर ये ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा ये क्यों नहीं होता, इसमें क्या साइंस लगती है। हमारे प्रकृति में साइंस हर टॉपिक पे लगती है। जैसे आज मैं ट्रैवल कर रहा था गाड़ी में, तो वहां पर भी मैंने एक कंसेप्ट देखा था। तो गाड़ी में कुछ मतलब गेंद वगैरह पड़ी थी, मैं उसको ऐसे ऐसे उछाल रहा था। तो मेरे माइंड में सवाल आया कि ये जो गेंद है वो गाड़ी के बैक मिरर पर क्यों नहीं टकरा रही, यानी कि बैक जो शीशा लगा हुआ उस पर क्यों नहीं टकरा रही, है ना। तो वही गति के नियम लगते हैं उसमें कि गाड़ी भी गतिमान है, गाड़ी में मैं भी गतिमान हूं, बॉल भी गतिमान है, ठीक है। किसी स्थिर स्थिति के अंदर, यानी कि बाहर कोई बंदा स्थिर है तो उसके लिए वो तीनों चीजें गतिमान लग रही है, मैं भी गतिमान लग रहा हूं, बॉल भी गतिमान लग रही है और गाड़ी भी गतिमान है। लेकिन गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूं, ठीक है, तो गाड़ी में मैं बैठा हूं तो मेरे लिए मैं स्थिर हूं और बॉल भी स्थिर है। तो अब दोनों को, अब स्थिर स्थिर है तो मैं इसको इस तरह से उछाल रहा हूं तो वो पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि वहां पर स्थिति क्या है, सापेक्ष स्थिति है। तो उस वजह से नहीं समझ भाई, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। जैसे अपने अगर ऐसा कोई हुआ तो मैं आपको इसके एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा भी, ऐसा क्यों होता है या क्यों नहीं होता, ठीक है। उसके एक मिनट में शॉर्ट वीडियो में आपको ये कंसेप्ट समझा दूंगा। इस तरह से आप अपने ना दिमाग में साइंस लगाया करो, अपने आप पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा, अपने आप इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। चलिए अगला है, आपने क्या कर लिया, जल के बारे में पढ़ लिया, CO2 के बारे में पढ़ लिया और क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिया। अगला है अपना, अगला क्या है, अगला है अपना प्रकाश। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्रकाश को समझने पहले भी मैं आपको दो चार बातें और बता देता हूं। जो लाइट होती है, लाइट का पहला रूल क्या है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि इधर उधर गति नहीं करती, ठीक है। लेकिन लाइट में 7 रंग होते हैं, वो आप रंग जरूर याद रखो। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? एक सूत्र है, बहुत ही विबगियर बोलते हैं कोई इसे, लेकिन मैं तो इसे बेनी आहा पिनाला बोलता हूं। बेनी आहा पिनाला, बेनी आहा पिनाला। ये सूत्र याद रखोगे ना तो आपको सातों के सातों रंग याद हो जाएंगे। अब देखो, वैसे तो देखा जाए लड़कों को तो बेचारे को 3-4 रंग पता ही होते हैं, बैंगनी, नीला, काला, पीला, बस, ठीक है। लेकिन लड़कियों के तो हजारों रंग होते हैं, बेबी पिंक, पिंक पिंक वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन से, वो लाइट पर्पल, बेबी पिंक वगैरह वगैरह, बहुत से इनको कलर पता होते हैं, लेकिन वो सारे कलर नहीं होते। लाइट के अंदर ये 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कलर होता है बैंगनी, दूसरा होता है नीला, तीसरा होता है आसमानी, चौथा होता है आपका हरा, पांचवा होता है आपका पीला, छठा होता है आपका नारंगी और सातवां होता है आपका लाल। क्लियर? अब दो ही बात बताऊंगा, बार बार वो चीज मैं नहीं बताऊंगा। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है कम। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य कम और आवृत्ति होती है ज्यादा, आवृत्ति होती है ज्यादा। लेकिन वहीं लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है कम, तरंग दैर्घ्य होती है ज्यादा और आवृत्ति होती है कम। इसी वजह से बैंगनी जो आपका लाल रंग होता है वो आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, लाल रंग आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर जो मैंने लाइटिंग की हुई है, लाल कलर की लाइटिंग नहीं है, क्योंकि वो मुझे लाइट यानी कि रोशनी नहीं प्रदान करेगी। तो याद रखना, लाल रंग की आवृत्ति कम है और बैंगनी रंग की आवृत्ति है ज्यादा। सर ये हमें क्यों बताया? ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट है। अगर देखना हो तो प्रकाश की पूरी 4 वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। पूरा प्रकाश का चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। भी ऐसा क्यों होता है सर, आपको कैसे पता लाल ही रंग होते हैं? तो वो अपने यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं वो चीज आपको बता चुका हूं। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण से, पर्णहरित यानी कि आपका जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश से कौन कौन से रंग ग्रहण करता है? एक तो बैंगनी रंग ग्रहण करता है, एक नीला रंग ग्रहण करता है और एक लाल रंग। ये मुख्यतः 3 ही रंग ग्रहण करता है। कहां से? प्रकाश से। इन सातों में से वो 3 ही रंग को उठाएगा, बैंगनी को, नीले को और लाल को।
ये 3 रंग ही उठाएगा। ठीक है, पहली बात याद रखना। अभी मैं आपको अब बैंगनी रंग क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग में क्या होता है, सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य होती है इसकी कम। वहीं लाल रंग प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करवाता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति होती है कम और तरंग दैर्ध्य होती है ज्यादा। क्लियर? तरंग दैर्ध्य ज्यादा, आवृत्ति कम। तरंग दैर्ध्य ज्यादा, आवृत्ति कम। तरंग दैर्ध्य कम, आवृत्ति ज्यादा। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। लो, मैं थोड़ा सा यहां पर भी लिख ही दिया है ना वैसे तो, बैंगनी रंग और ये आपका लाल रंग, दोनों बातें लिखी हुई है। तो ये बात आपके लिए नोट कर लेना, पर्णहरित प्रकाश से बैंगनी, नीला व हरा रंग ग्रहण करता है। जो आपका बैंगनी रंग होता है वह प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है। बैंगनी रंग से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम होती है और लाल रंग से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे ज्यादा होती है। एक आपको ना मैं बता चुका हूं। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया कि 7 रंग, आपको कैसे पता, इसने वही रंग ग्रहण क्यों किए? कभी आप नोटिस करना कि आपको वस्तुएं रंगीन ही क्यों दिखाई देती हैं, ये मेरा सवाल है और इसका आंसर देना। प्रकाश वाला चैप्टर देखना और मुझे बताना। जैसे ये मार्कर है, इसका ऊपर वाला क्या है, नीला ही क्यों दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो तो बोलेंगे सर नीला है तो नीला ही दिखेगा, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने प्रकाश वाला चैप्टर देखा हुआ है तो वो इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। कुछ कृत्रिम स्रोत भी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। कुछ कृत्रिम स्रोत भी होते हैं, नाम नहीं बताए, बस सीधा से याद रखना। कुछ कृत्रिम स्रोत हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करवाते हैं। सूर्य के प्रकाश में भी ऊर्जा संचित रहती है। हमें जो ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो ही ऊर्जा उसमें आती है आगे। अब मैं आपको यहां पर एक बात याद करवाता हूं। जब मैंने आपको शायद द्रव्यमान वाला बताया था या फिजिक्स में एक बात बताई थी, ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है और वह नियम पता है क्या कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऊर्जा का रूप परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो वही प्रकाश संश्लेषण में हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। एग्जांपल्स दिखाऊं आपको? चलो दिखा देता हूं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, वैसे समझना इस बात को। एक दिन शरारत कर रहे थे तो ये रिंग लाइट टूट गई है, पर आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। अब ये जो रिंग लाइट है इससे क्या उत्पन्न हो रहा है? लाइट उत्पन्न हो रही है ना। तो ये लाइट है तो इसमें प्रकाश ऊर्जा है, बिल्कुल है। तो ये प्रकाश ऊर्जा कहां से आई? ये आई है विद्युत ऊर्जा से, क्योंकि मैंने इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से इस एलईडी ने इसको किसमें बदल दिया? प्रकाशीय ऊर्जा में बदल दिया। क्लियर? चलिए, यहां पर आपके चारों के चारों जो कच्चे पदार्थ हैं वो संपन्न होते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है अपना, क्या है वो देखिए। अगला क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, क्या होता है, वो अपने देखते हैं। इसमें और पेशेंस रखना होगा, मैं पहले बता रहा हूं, पेशेंस रखना होगा प्यारे बच्चों। घबराना नहीं है भाई, सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है भाई। क्या कर सकते हैं, मुझे भी टफ लगा था जब मैंने इसको आपके लिए तैयार किया था, लेकिन अब नहीं लगा तो आपको भी नहीं लगेगा 2-3 बार इसको देखोगे तो। इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि सफलता सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत शोक। कभी नोटिस करना, अगर जिस दिन आप कामयाब हुए, जिस दिन आपका किसी भी जॉब में सिलेक्शन हुआ, तो आपके फोन में अगर 100 कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो 95 बंदों के आपके पास कांग्रेचुलेशंस के मैसेज होंगे और 80 लोगों के स्टेटस पर आपकी फोटो के साथ कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन बहन, कांग्रेचुलेशन बेटा बेटी, जो भी चीजें होंगी वो लिखी होंगी। लेकिन वहीं अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ
तो सिर्फ आप अकेले बैठकर शौक मना रहे होगे उसका कि मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो दुनिया कामयाबी देखती है, मेहनत नहीं। तो मेहनत करोगे तो कामयाबी अपने आप मिलेगी। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यह एक उपचयन अपचयन क्रिया है। मतलब क्या है कि इसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों विक्रियाएं इसमें साथ चलती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। उपचयन और अपचयन, वही बात करवा चुका हूं मैं आपको, है ना। उपचयन अपचयन अपना टॉपिक हो चुका है केमिस्ट्री में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपचयन कहां होता है, उपचयन किसका होता है या कहां होता है, तो वो देखते हैं। वो होता है हमारा जल का। जल का क्या होता है, उपचयन होता है। और जल से उपचयन से आपको क्या मिलती है, जल के उपचयन से मिलती है आपको ऑक्सीजन। जल के उपचयन से आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन। और अपचयन किसका होता है, क्या होता है, अपचयन। अपचयन किसका होता है, पीछे अभी पढ़ के आए हैं, CO2 का होता है सर। और CO2 के अपचयन से हमें क्या मिलता है, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, तीनों एक ही बात है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, ठीक है। तो अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। अब इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, किसकी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की। हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ वही पढ़ा है ना, CO2 प्लस H2O एरो, उसके सॉरी CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2 प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट। लेकिन इसके भी थोड़ा सा अगर आप गहराई में जाओगे तो इसके भी दो स्टेप होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो दो स्टेप, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक क्रिया आपका पहला स्टेप है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जरूरत है तो इस बात की। ठीक है, देख लेते हैं जो आपकी प्रकाश रासायनिक क्रिया है। अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि चीजें नोट डाउन करते चलना, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, एक सर्दी पड़ रही है, इंक जम जाती है इस पर, तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती, फिर भी कोई बात नहीं। प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है, पर्णहरित के ग्रेना भाग में, कौन से भाग में संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया, ग्रेना भाग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से भाग में, ग्रेना भाग में। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। किसे, प्रकाश रासायनिक क्रिया ग्रेना भाग में संपन्न होती है, इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, क्या कहते हैं इसे, हिल क्रिया भी कहते हैं। जल के अपघटन से, जल के अपघटन से, तो आपको यहां पर देखो पीछे हमने पढ़ गया ना, जल का अपघटन कब हो रहा था, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां पर भी प्रकाश की उपस्थिति है। जल के अपघटन से H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। पीछे बनाए थे ना, यहां पर बनाए तो थे, भूल गए क्या, ये क्या बनाया था, H2O 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो बनाया था। इस लाइन का मतलब यही है, जल के अपघटन से हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जल के उपचयन से ऊर्जा, अब ये कह रहा है कि जल का जो उपचयन होता है उसके लिए ऊर्जा कहां से मिलती है। जल का उपचयन होता है तो उसके लिए ऊर्जा कहां से आती है। अभी मैं बता के गया हूं ना कि जल का उपचयन होता है जिससे कि O2 बनती है, तो जल के उपचयन करवाने के लिए ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो वो ऊर्जा भी सूर्य द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है, सूर्य के द्वारा। जल को ऊर्जा कहां से मिलती है, जल को ऊर्जा मिलती है सूर्य के द्वारा मिलती है। यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसी से ही जल का क्या होता है, उपचयन होता है। ऊर्जा का अंतिम रूप क्या बनता है, ATP व NADPH। ऊर्जा का अंतिम रूप इससे क्या बनता है, ATP और NADPH। मैं बहुत बार दोनों की फुल फॉर्म बता चुका हूं, आपका होमवर्क है दोनों का कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म का नाम, मतलब ATP और NADPH का पूरा नाम लिखिए। ATP और NADPH का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अंधकार क्रिया में यह क्रिया संचालन में आवश्यक होती है। यानी कि अब जो आपको प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है, ग्रेना भाग में संपन्न होती है, हिल क्रिया कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्लोरोफिल है, इसका ग्रेना भाग है, यानी कि ये वाला इसका ग्रेना भाग है, इसमें ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या होता है इसमें, एक तो होता है इसमें H2O का अपचयन, सॉरी उपचयन होता है, जिससे O2 हमें प्राप्त होती है। दूसरा काम क्या होता है, O2 प्राप्त होती है प्लस
हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। जल के उपचयन के लिए ऊर्जा, यानी कि इसके उपचयन के लिए ऊर्जा कहां से आएगी, तो इसके अपचयन के लिए ऊर्जा आएगी सूर्य भगवान जी से। कहां से आएगी, सूर्य भगवान जी से। अब कई बोलेंगे सर साइंस के स्टूडेंट भगवान को मानते हैं क्या, या साइंस के टीचर भगवान को मानते हैं क्या? मैं मानता हूं, ठीक। तो ऊर्जा बनती है। अब इस अभिक्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो होती है एटीपी और NADPH के रूप में। ये ऊर्जा अब क्या काम आएगी, ये ऊर्जा आएगी अब अगले स्टेप के लिए, यानी कि अगला स्टेप क्या होगा, अंधकार क्रिया में। अंधकार क्रिया में यानी कि जहां पर प्रकाश नहीं होगा वहां के लिए अंधकार क्रिया में, क्रिया संचालन में आवश्यक ऊर्जा। तो यह अंधकार विक्रिया में क्या होगा, 4H2O किसमें टूटेगा, 4H पॉजिटिव आयन और 4OH नेगेटिव आयन में। अगर केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको आयंस बनाने आते होंगे, बनाए हुए मैंने बहुत बार आपको करवाया हुआ है। वही तो बात है ना, अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो बोरिंग लगेगी, कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझे तो करवाना है। मात्र बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास, इसके लिए लैब असिस्टेंट वैकेंसी के लिए। तो टारगेट करना है, यहाँ पर क्या है 4H2O किसमें टूटेगा, या तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दोनों 4 है तो चारों का 4, दोनों का 4 लगा दो बस। अब क्या होगा, अब ये 4OH क्या करेगा, सॉरी 4H ये उपयोग करेगा 2NADPH, इस ऊर्जा का उपयोग करेगा, ये हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और ये इससे क्या बनाएगा, ये इससे बना देगा 4NADPH2 बना देगा, ठीक है जी। और अब ये 4OH नेगेटिव क्या करेगा, ये बदल जाएगा 2H2O में, क्योंकि ये रिएक्शन तो होगी, और 2O2 में और 4 इलेक्ट्रॉन्स में। जो पहले सिंगल अभिक्रिया लिखी थी ना, वो इसने 2 स्टेप में करवा दी। जल का क्या करवाया, अपघटन करवाया, अपघटन करवाने से OH और पॉजिटिव धनायन और ऋणायन प्राप्त हुए, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हुए। अब हाइड्रोजन आयन से क्या हुआ, अब ये देखो, ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये ऊर्जा अंधकार अभिक्रिया, ये जो तीनों अभिक्रिया है ना वो अंधकार अभिक्रिया का तो बता रहा है, और क्या बता रहा है ये, ठीक है। तो ये ऊर्जा इसके साथ उपयोग होगी और हमारे पास ये एक ऊर्जा का रूप बन जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन वाली तो कहानी समझ में आ गई सर। OH क्या करेगा, तो OH इस ऊर्जा का उपयोग करके 2H2O बना देगा और 2O2 अणु बना देगा और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। इतना ही काम होगा, पहला स्टेप अपना हो गया कंप्लीट। इसके बाद में है रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया में प्रकाश नहीं होगा। पहली बात तो यही है, ठीक है, इस अभिक्रिया में प्रकाश नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में, लो जी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल के कौन से भाग में संपन्न होगी, ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होगी। कौन से भाग में संपन्न होगी, स्ट्रोमा, याद रखना है, ठीक है, में संपन्न। ऊर्जा, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, या ऊर्जा कहां से आएगी। इस अभिक्रिया के लिए तो ऊर्जा कहां से मिली थी, सूर्य से मिल गई थी, लेकिन इस अभिक्रिया प्रकाश तो है नहीं, तो ऊर्जा कहां से चाहिए, तो इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए, प्रकाश अभिक्रिया से प्राप्त होती है। यानी कि हमें जो इस अभिक्रिया से ऊर्जा मिली है ये वाली, उसमें ये ऊर्जा काम आएगी। इसमें हमने जो ऊर्जा बनाई है, इसकी ऊर्जा इस अभिक्रिया को करवाने के लिए चाहिए। मैं पहले बता दूं, अब सीधी सी बात है, अब आपको समझ में, अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा बिल्कुल चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, यहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसमें भी आपके शरीर की ऊर्जा खर्च हो रही है। सो रहे होते हो ना, हम सो रहे होते हैं, उसमें भी हमारी ऊर्जा खर्च होती है। तो कोई भी ब्रह्मांड में कोई छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम भी अगर हो रहा है तो वहां पर ऊर्जा लग रही है, बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होता। अब तो समझ में आ गई। तो इसलिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, और रासायनिक प्रकाश विहीन ऊर्जा को अप्रकाशिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान NADPH2 है, ATP दोनों अणुओं का उपयोग है। ये आ गई ना बात।
NADPH अणु और ATP दोनों अणु ऊर्जा के तो रूप है का उपयोग किसमें होता है? CO2 से ग्लूकोज के संश्लेषण में, यानी कि CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग होगा। अब समझ में आई? CO2 से ग्लूकोज बनेगा, मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूं कि CO2 से ग्लूकोज बनेगा, CO2 से ग्लूकोज बनेगा, CO2, तो ग्लूकोज बनाने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, इसको काम करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए। तो इस ऊर्जा कहां से मिलेगी? NADPH2 ATP, जो कि हमें इस अभिक्रिया में मिलकर बनी थी। इस अभिक्रिया में जो हमने ऊर्जा बनाई थी वो ऊर्जा यहां होगी। तो इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा अपने को कहां से मिली थी? सूर्य से मिली थी। तो इनडायरेक्टली सूर्य से हमने ATP वगैरह बना दिए, बस इसलिए ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब छोटी सी बात है, ये वैसे 12th क्लास की बात है, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पर फिर भी यहां पर कॉपी में नोट की हुई थी तो मैंने आपको बता दिया। CO2 जब मतलब होता है तो क्या होता है? CO2 रिबुलेंस बाइफॉस्फेट चक्र में चला जाता है। कौन से चक्र में? रिबुलेट बाइफॉस्फेट चक्र में चला जाता है, और इससे क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और इसके बाद में यही आपका रिबुलेंस बाइफॉस्फेट का पुनरुद्भवन हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनरुद्भवन। चलो, पुनरुद्भवन क्या होता है? पुनरुद्भवन क्या होता है? पुनरुद्भवन क्या होता है? बाकी बातों को छोड़ो, यही बता दो, बताओ पुनरुद्भवन क्या होता है? चलो मैं बता देता हूं पुनरुद्भवन क्या होता है। गांव में रहने वाले बच्चों को तो पता ही होगा, जब आप और हम शरारती होते हैं, वैसे तो बचपन में सभी शरारती होते हैं ना, तो आपने देखा होगा छिपकली की जब आप कुछ मारते थे तो वो अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती थी, तो उसके कुछ टाइम बाद वो पूंछ दोबारा आ जाती थी। वो कैसे आती थी? वो जनन की एक अभिक्रिया होती है। किसकी? जनन की एक अभिक्रिया होती है, जिसे बोलते हैं पुनरुद्भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पुनरुद्भवन। एक और बात आपको मैं बता ही देता हूं, हमारे शरीर में सर्वाधिक क्षमता पुनरुद्भवन की किस अंग में पाई जाती है? हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक क्षमता जो पुनरुद्भवन की होती है वो किस अंग में होती है? तो वो होती है प्यारे बच्चों यकृत में, लीवर में, जिगर में। देखा होगा आपने कि डॉक्टर्स के पास जब जाते कहते हैं तो 30% लीवर ही ठीक है, पर फिर भी वो बंदा सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यकृत में क्षमता होती है, वो खुद को रिकवर कर लेता है, यानी कि उसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और हमारे शरीर में ना के बराबर पुनरुद्भवन भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तंत्रिका कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स में। पेट खराब जिस बंदे का हो जाता है वो बंदा 3-4 महीने में सही हो जाता है। अगर कोई बंदा मेंटली डिस्टर्ब है, ब्रेन से डिस्टर्ब है, वो ता उम्र तक मेंटली डिस्टर्ब ही रहता है, क्योंकि उसकी अगर एक बार मेन ब्रेन्स की, माइंड की नहीं बोलेंगे, साइंस के स्टूडेंट हो आप, ब्रेन्स की सेल्स अगर एक बार डैमेज हो जाती हैं तो वो दोबारा रिकवर नहीं होती। तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है उन्हीं कोशिकाओं से दोबारा नई कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, तो यही बात में ये साइकिल लगातार चलता रहता है, और इस साइकिल को बोलते हैं केल्विन बेंस चक्र। क्या बोलते हैं? केल्विन बेंस चक्र। ठीक है, याद रखना है। तो खोज भी किन्होंने की थी? केल्विन वैज्ञानिक ने और बेंसन वैज्ञानिक ने। किसने? केल्विन और बेंसन, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चक्र की खोज की और अपना ही नाम दे दिया। आप भी कुछ खोज करो ताकि आपका नाम भी किताबों में आए। ठीक है, इस प्रकार से दोनों स्टेप होते हैं प्रकाश संश्लेषण के कंप्लीट, और ये रिएक्शंस जरूर याद रख लेना। CO2, ये देखो 6 CO2, 12 ATP के अणु और 12 NADPH के अणु उपयोग हुए, क्या बना दिया? C6H12 O6 बना दिया। वापस उतने अणु पुनरुद्भवन तो हो गए, बस। यानी कि ऊर्जा का हास इसमें तो नहीं हुआ, लेकिन इससे ग्लूकोज बन गया। क्लियर? अब है अगली चीजें, क्या है वो देखते हैं।
इतनी सर्दी है कि जम ही गई है इंक तो, पर चलो कोई नहीं, समझाएंगे। अगला है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित का मतलब क्या होता है? आप कोई काम कर रहे हो और आपको डिस्टर्ब करने वाले, आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको वहां पर उस काम को डिस्टर्ब करने वाले जो चीजें होती हैं वो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। बायोलॉजी किंग नरेंद्र कुमार की क्लास, यूट्यूब की क्लास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ना, उसी प्रकार से होते हैं। तो वही प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? प्रकाश होता है। तो कैसे? लाल व नीले रंग प्रकाश में सबसे अधिक होती है, बता ही दिया, और बैंगनी, हरी व पीले रंग में बहुत कम होती है। ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो लाल रंग में ज्यादा होता है, नीले रंग में ज्यादा होता है, और सबसे लाल व नीले में सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी, हरे और पीले में सबसे कम होता है या बहुत कम होता है। प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा, और प्रकाश की तीव्रता अगर अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण कम। पीछे बता दिए इसके बारे में। अगर तीव्रता ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, और तीव्रता कम है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा। यही तो आपने बता दिया था ना कि लाल रंग की तीव्रता क्या होती है? क्या होती है? कम होती है लाल रंग की तीव्रता, तो प्रकाश संश्लेषण अधिक, और बैंगनी रंग की तीव्रता क्या होती है? ज्यादा होती है, तो प्रकाश की क्या होता है? वो ज्यादा। ठीक है, तीव्रता का उल्टा है प्रकाश संश्लेषण। तीव्रता ज्यादा तो प्रकाश संश्लेषण कम, और तीव्रता कम तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा। अगला है ताप, टेम्परेचर। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में अनेक एंजाइमों का योगदान होता है। वेरी गुड बात है। अब देखो, हमने प्रकाश संश्लेषण पूरा पढ़ लिया, लेकिन कोई एंजाइम का जिक्र किया था? नहीं किया, नहीं किया ना। लेकिन यहां पर बोल दिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में अनेक एंजाइम्स का योगदान होता है। सर आपने अधूरा बताया है? नहीं, ये बात होती है स्टडी के लेवल की। समझ लो इस बात को कैसे। अगर आप 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं 8वीं 7वीं क्लास तक देखते हो तो आपको यही समझाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण एक रिएक्शन होती है, बात खत्म। 10th में थोड़ा बहुत और बढ़ के बता देता है, लेकिन 12th में ग्रेना स्ट्रोमा पूरा उसको डिफाइन करके करवाया जाता है। कौन से चक्कर होते हैं वो सारे इसमें ऐड किए जाते हैं। और जब आप बीएससी करते हो बॉटनी के अंदर, तो वहां पर आपको ये पूरा समझाया जाता है एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, कौन से बंद, रासायनिक बंद, सारा मतलब मिक्स किया होता है। वो क्लास के लेवल की बात होती है। ठीक है, तो जितनी आपको एग्जाम से जरूरत है आपको उतना ही बताया जाता है। तो ताप में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अनेक एंजाइम्स का योगदान होता है। एंजाइम ताप की एक सीमा तक क्रियाशील होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? ताप की भी एक सीमा होती है, वहां तक ही वो क्रियाशील रहते हैं। वही बात, अपने सब्जी बनाते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर ही रखते हैं ना सब्जी बनाने के लिए। अगर ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जी जल्दी बन जाएगी? नहीं, वो जल जाएगी, जल जाएगी। तो हर चीज का एक फिक्स टेम्परेचर होता है। वही बात है, हमारे अंदर भी सहन शक्ति का भी एक सीमा होती है। खास करके लड़कों में ये खास बात होती है, लड़कों की सहन शक्ति की एक सीमा होती है कि वो हर बात को इग्नोर करता रहता है, चल कोई नहीं यार, चल कोई नहीं यार। लेकिन उसकी सीमा को अगर किसी ने क्रॉस कर दिया फिर वो खुद की भी नहीं सुनता, दूसरों की क्या सुनेगा। जैसे लड़कों द्वारा एक खास बात बोली भी गई हुई है कि जब मैं बिगड़ता हूं, मेरा इतिहास गवाह है कि जब मैं बिगड़ता हूं तो मैं अपने भविष्य की चिंता छोड़ देता हूं। ठीक है, तो वही बात टेम्परेचर के साथ होती है। तो टेम्परेचर क्या होता है? 0 से 37 डिग्री अगर टेम्परेचर है, अगर आप 0 डिग्री पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती रहती है, ठीक है, यानी कि 0 से 37 की तरफ आप जाओगे तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने 37 को क्रॉस किया, 40, 50, 80 की तरफ चले गए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होनी शुरू हो जाएगी। 37 डिग्री से कुछ शायद याद आ रहा है क्या? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, याद रख लेना। रूम टेम्परेचर 23 डिग्री। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो ये कह रहा है कि 0 डिग्री से अगर आप 37 डिग्री की तरफ जाओगे, उसके बीच में यानी कि 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30, 35, 37, यहां तक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही 37 से आपने 40 हुए, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी? आपकी डाउन होती जाएगी। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डाउन। वही बात नॉर्मल, अगर आपने बिल्कुल ही भोजन बनाने के लिए अगर आपने कम टेम्परेचर दिया तो भोजन देरी से पकेगा, फिर आपने धीरे धीरे उसको और ज्यादा ताप देना शुरू किया तो भोजन जल्दी बनने लगेगा। लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी। आपने एकदम से बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो भोजन बनने के बजाय जल जाएगा। ठीक है, अगला है CO2।
एक निश्चित स्तर तक CO2 की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है। वही बात, एक निश्चित स्तर तक CO2 आप बढ़ाओगे ज्यादा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती जाएगी, लेकिन ज्यादा सांद्रता होने पर इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आई चीज, हर चीज की वही बात। अब जैसे आप क्लास से हो रहा है, ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आपको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा? नहीं, एक सीमा तक आपके दिमाग का होगा वो एब्जॉर्व करेगा, उसके बाद में वो चीजें ऊपर से जाने लगेगी। ये बात होती है। इस बात का मतलब ये है कि एक निश्चित सीमा तक CO2 की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ती है और अधिक ज्यादा सांद्रता होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगला है जल। जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण कम होगा। जल कम है तो प्रकाश संश्लेषण सीधी सी बात है कम ही होगा। लेकिन क्योंकि भी ऐसा क्यों होगा, भी जल कम है तो प्रकाश संश्लेषण क्यों होगा, कम क्यों होगा? इसका रीजन है क्योंकि ऐसा वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए रंध्रों को बंद करने के कारण जिसमें पत्तियों में CO2 का प्रवेश रुक जाता है। अब देखो, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो पौधे के अंदर पानी होता है वो पत्तियों में होता है, तो पत्तियों में रंध्र खुलते हैं ना, पत्तियों में रंध्र होते हैं, तो वो रंध्र खुलते हैं तो उससे क्या होता है, जो पानी होता है पत्तियों में जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए पत्तियों में अगर पत्तियों से पानी उड़ गया, पत्तियों से पानी उड़ गया तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से रंध्रों को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। रंध्र बंद होते हैं तो वायुमंडलीय CO2 रंध्रों द्वारा आएगी तो वो फिर उसका CO2 का प्रवेश रुक जाएगा। इस प्रकार से जल प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। यहां पर यह टॉपिक प्रकाश संश्लेषण अपना होता है कंप्लीट। अच्छी लगी होगी क्लास? अगर लास्ट तक क्लास देखी है, पेशेंस बनाए रखा है, सीधी सी बात है इस क्लास को शुरू करने से पहले जिस किसी के पास आई है तो 5-7 मिनट 10 मिनट देखी होगी, लेकिन जो बच्चे इस क्लास तक अंत तक बने रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी फिर भी आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए किसी और टॉपिक से, इसमें कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। बस इस सेशन के साथ जुड़ते रहिए डेली 11 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।